नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपने अध्यापक भर्ती मेन एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत से सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, इसमें एडिशनल मान्य है कि नहीं है, हम फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं, क्या अलग अलग विषयों के अलग अलग एग्जाम होंगे, इन सब बातों पर अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आखिर तक बने रहें इस वीडियो में, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से मिलेगा। आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत सुधार आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखने को मिलेगा, यह मेरी आशा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ पर गौर फरमाइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने अंकों का है, उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा। इस बात पे आपको ध्यान रखना है, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को पता है, जो रीट पात्र अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसकी आगामी डेट 21 दिसंबर से 19 जनवरी है। एग्ज़ाम लगभग डिसाइड हो चुका है। 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, शायद 24 भी है। इसके अंदर 4 दिनों के अंदर ये एग्ज़ाम होना है। अब 4 दिन क्यों दिए गए हैं, इस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। उससे पहले अपनी बात करते हैं कि अभी टाइम कितना बचा है। आपके जहन में एक एक दिन, एक एक घंटा होना चाहिए, तभी आप सही रूप से तैयारी के लिए पात्र हैं। क्योंकि अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं है तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थियों से पीछे चले जा रहे हैं। अभी अगर जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम लगभग 70 से 71 दिन बचे हैं। दिसंबर के 16, जनवरी के 31 और फरवरी के 24 दिन। 300 अंकों का ये पेपर, 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का टाइम, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। 1/3 में नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी इन 3 गलत के कारण शून्य हो जाएगा। अब आपको अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने एक मित्र से बात की थी जो इसी मेन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मेरे को लगा भी आप सब सिलेबस पे गौर नहीं करते। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जबकि बहुत से टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जो आप उनको छूते भी नहीं। अगर आप उसको तैयार भी करते हैं तो सही ढंग से नहीं कर पाते। उस वजह से जितने मार्क्स आपको लेने चाहिए उतने आप नहीं ले पाते। अगर मैं बात करूं लेवल 2 के सिलेबस की, तो उसमें भूगोल, इतिहास और संस्कृति का पार्ट है, जिसके अंदर डिवाइडेशन नहीं किया हुआ है, तीनों को एक साथ दिया हुआ है और जिनका अंक भार 80 नंबर का है। यानी 40 क्वेश्चन आपके भूगोल, इतिहास और संस्कृति के आएंगे, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट भूगोल का है और वहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा पुट होते हैं और आसान भी है उसको कवर करना। अभी मैंने पिछले एग्जाम में देखा था, जो अभी 6-7 तारीख को हुआ था और अभी एक पेपर उसका रद्द होने की वजह से दिसंबर में भी हुआ है। आपने भी वो पेपर फॉरेस्ट रेंजर एंड गार्ड का दिया होगा। मैंने उसमें देखा भी, जो भूगोल के क्वेश्चन है वो हरि मोहन सक्सेना के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे उसमें एक जनजाति का प्रश्न आया था, विशांसी जनजाति कहाँ पर रहती है। ये क्वेश्चन हूबहू हरि मोहन सक्सेना के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वहां से सीधा उठाया हुआ था। जनसंख्या में भी जो क्वेश्चन उठा था वो भी उन पीछे वाले क्वेश्चनों में से सीधा उठाया गया था। इससे स्पष्ट है कि ज़्यादा अगर आप ऑथेंटिक किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो उन किताबों के पीछे दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को तो जरूर हल करें। इसके साथ अपनी किताबों के अंदर राजस्थान अध्ययन वाले जो किताबें हैं उनको शामिल कीजिए। राजस्थान अध्ययन वर्तमान में कक्षा 6, 7, 8 में चल रही है, भाग 1, 2, 3। और इसके अलावा पुराने सिलेबस में, जो अभी वर्तमान में तो नहीं है लेकिन वो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कक्षा 9, 10, 11, 12 में भाग 1, 2, 3, 4 चला करते थे, और उसमें मैटर भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। कहीं पर कुछ गलतियां हैं लेकिन उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, और जब आप इतना अध्ययन करेंगे तो आप गलतियों को भी आसानी से ढूंढ लेंगे। तो उन किताबों का सहारा जरूर लीजिए। वो किताबें आपको किसी भी आपके नज़दीकी स्कूल में मिल सकती हैं, बुक सेलर में मिल सकती हैं, तो उनको ज़रूर शामिल कीजिएगा।
दूसरा जो पार्ट है वो सामान्य ज्ञान का है, शैक्षिक परिदृश्य का है, आरटी 2009 और 11 का है, और सामयिक विषय करंट का है। करंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। अब बहुत से साथी ऐसे समझ लेते हैं इसके 5-10% आएंगे, इनको हम छोड़ दें तो क्या होगा। तो वो तो फिर उन अभ्यर्थियों में और आप में एक फर्क क्या रहेगा, क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थी बैठेंगे जबकि सिलेक्शन हजारों में होना है, और उनसे अगर आपको कुछ अलग करेंगे आप, तभी आप सिलेक्शन के पास जाएंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ना है। अगर कोई टॉपिक आपके लिए ज़्यादा ही मुसीबत खड़ी करता है तो उसको सामान्य रूप से तो जरूर पढ़ें, अगर आप उसको पूरा कंठस्थ नहीं कर पाते हैं तो ये पार्ट जो है वो 50 अंक का है, यानी इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के ये दोनों जो पार्ट है वो 130 अंक के हैं, यानी ये सबके लिए कॉमन वाला है। 65 क्वेश्चन सभी के लिए समान है, जो किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहा है। इसके अलावा आप जिस भी संबंधित सब्जेक्ट से हैं उसके आपको 120 अंक का मैटर आएगा, यानी 60 क्वेश्चन आएंगे। ये सिलेबस लगभग वही है जो आपने पात्रता परीक्षा में दिया था। तो ये तो आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा होगा, लेकिन जो पहले का पार्ट है 65 क्वेश्चन 130 अंक के, उसको ज़्यादा कंठस्थ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इसके अंदर आपके टीचिंग मेथड, यानी जिसको शैक्षिक रीति विज्ञान कहते हैं, इसके 20 अंक का मैटर आएगा, यानी 10 क्वेश्चन ही आपके मनोविज्ञान के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके आईसीटी के आएंगे। आईसीटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है राजस्थान की किताबों के अंदर, आप वहां से इसको तैयार कीजिए, आप अच्छा कवर कर पाएंगे। इसके अलावा लेवल 1 की बात करें तो उसमें भूगोल, इतिहास और संस्कृति के 45% आएंगे 90 अंकों के। सामान्य ज्ञान, आरटी और सामयिक के 45% 90 अंकों के मैटर, यानी 90 और 90 180 नंबर का मैटर। ये सामान्य सब्जेक्ट हैं जो राजस्थान के अध्ययन, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स, एनसीईआरटी से आप आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन, यानी 50 अंक का मैटर आपका सब्जेक्टिव आएगा। रीति विज्ञान के हर सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चन यानी 20 प्रश्न 40 अंक के आएंगे। मनोविज्ञान के 10-20 अंक के और आईसीटी के 5 क्वेश्चन। इस प्रकार ये आपका पूरा सिलेबस होता है। अपने सिलेबस को डिवाइडेशन कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए। अब ये तो था सिलेबस की बात। ये सिलेबस आए बहुत दिन हो गए, बहुत से अभ्यर्थी इसको पढ़ भी चुके हैं, कुछ अधूरे हैं, किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। यानी रीट के बाद वो सेकंड ग्रेड के लग गए, अभी भी सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, और इस एग्ज़ाम देने के बाद वो ग्रेड 3 की तैयारी की सोचेंगे। वो अभ्यर्थी भी निराश नहीं होने, क्योंकि सिलेबस इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, आप 2 महीने के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अब मैं पहले उन अभ्यर्थियों की बात करूंगा जो पूर्ण रूप से ग्रेड 3 भर्ती के लिए समर्पण दिए हुए हैं, जिन्होंने रीट एग्जाम के बाद इस सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दिया था और लगभग 80-90% सिलेबस को कवर कर चुके हैं। और 100% अपने इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत से सब्जेक्ट जैसे करंट है वो 100% कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर जिन्होंने 80-90% भी सिलेबस को कवर कर लिया है, उन अभ्यर्थियों को वर्तमान में क्या करना चाहिए। वर्तमान में आपको जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं उन पे पकड़ बनानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी भी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ओल्ड पर्सन बैंक की किताबों को लाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी, आरबीसी बुक को आधार बनाइए। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो उनको जरूर पढ़िए, अगर पढ़ रखा है तो उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि अंतिम समय तक आप उनको पढ़ते रहें। नहीं तो अंतिम समय में आपके लिए ये समस्या पैदा हो जाएगी भी अब हम किस चीज़ को तो पढ़ें और किसको नहीं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर सॉल्व करें और उन किताबों को अपने पास जरूर रखें। कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कहीं समस्या आती है, क्योंकि बहुत से विवादास्पद टॉपिक रहते हैं जिन पे कहीं पर कुछ लिखा होता है कहीं पे कुछ, तो आप लास्ट में अंतिम रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में जो लिखा हुआ है उसको सही मान सकते हैं। करंट को डेली 1 घंटे अवश्य पढ़ें और उनको आपको वर्बली पढ़ते जाना है। और अगर आप 1 घंटे डेली पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं हर एक टॉपिक को, हर एक योजना को आप एग्जाम तक 2 से 3 बार जरूर रिवीजन कर देंगे। और ये भी साइकोलॉजी भी कहती है कि जब तक हम किसी भी
चीज़ को 2 या 3 बार रिवीजन नहीं करते हैं तब तक वो स्थायी नहीं होती है। तो इसलिए 2-3 बार अवश्य पढ़ते जाएं। डेली के 3-4 पेज भी आप पढ़ते हो तो आराम से आपका कवर हो जाएगा करंट। छूटे हुए, और ये चीज़ की गलती मत कीजिए भी अंतिम 5 या 10 दिन में हम करंट पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बनने वाला है। आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि करंट में क्या तो चल रहा है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। अब जो समय है, जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं, तो छूटे हुए टॉपिक को पढ़ें। जो आपके टॉपिक छूट चुके हैं उनको मार्क करें और उनको डेली 1-2 टॉपिक को देखते रहें। मोबाइल का यूज कम से कम करें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अच्छी तैयारी करने के बाद भी इस भंवर जाल में फंस जाते हैं और कोचिंगों के लुभावने सपने, कोचिंगों के लुभावने वादे, मैराथन क्लास, पता नहीं कौन सी क्लासेस, उसमें फंसते जाते हैं। आप पढ़िए, आप किसी भी ऑथेंटिक यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं तो उससे ज़रूर पढ़िए, लेकिन उसका समय निश्चित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए। आप यूट्यूब या किसी भी क्लास को फॉलो उस समय तक कीजिए जहाँ तक आपको समझ में नहीं आता है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है सेल्फ स्टडी के दौरान आप उसको मार्क कर लीजिए, और जो आपका निश्चित समय है घंटे 2 घंटे का, उसी दौरान उस टॉपिक पर आप डिस्कस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम मैं कहता हूँ 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करें तो आपके लिए अच्छा होगा। जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया है उनके लिए क्या है, तो उनको एक बार अपना सिलेबस पूरा करना चाहिए, उसके बाद इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएं जिस पर मैंने सिलेबस पूरा करने के बाद कही है। सिलेबस पूरा करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का सहारा कभी नहीं लें। हाँ, ओनली मुश्किल टॉपिक्स के लिए ही आप क्लास ले सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रैक्टिस सेट आपको डेली करने हैं, कम से कम 1 या 2 ओल्ड एग्जाम के प्रश्न, आरएसएसबी विशेषकर आरपीएससी के क्वेश्चन, और इनका अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में मिलता है तो उसको जरूर खरीद दीजिएगा। नहीं तो आप ओल्ड पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो हाल ही में हुए हैं, और उन क्वेश्चनों का पैटर्न क्या रहा है उस चीज़ को देखते हुए अपने क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे आप जनसंख्या पढ़ने बैठ गए, आपने ऊपर से पढ़ लिया। जैसे आपने देखा होगा पीटीआई एग्जाम में 0 से 6 वर्ष, वो भी ग्रामीण घनत्व पूछा गया था, जबकि अभ्यर्थी इस गहराई तक पहुंचते ही नहीं है। जनजातियों के क्वेश्चन किस टाइप से आरएसएस भी पूछता है, आंकड़ों के प्रश्न, ऊर्जा के प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में ऊर्जा की कितनी खपत हो रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, और उसमें अब जैसे वर्तमान में अक्षय ऊर्जा सोलर प्लांट का कार्य चल रहा है तो सोलर का से कितनी ऊर्जा उत्पादित हो रही है, राजस्थान का सोलर में कौन सा स्थान है। इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट से जोड़ते हुए पूछे जा रहे हैं आरएसएस की बात के द्वारा, उन पर ज़्यादा फोकस करें। टाइम टेबल जरूर निर्धारित करें, ज़्यादा लंबा टाइम टेबल नहीं बनाएं, 1 महीने का बना सकते हैं, 15 दिन का बना सकते हैं। इसके साथ साथ डेली का, नाइट को सोते वक्त आपको कल क्या करना है उसका टाइम टेबल फिक्स करके सोइए, ताकि आपके जहन में रहे कि हमें कल इस व्यू रचना के साथ पूरा दिन पढ़ना है। उससे आपकी तैयारी की जो आपका जो माइंड सेट है वो सही रहेगा। आप उस जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अन्य टॉपिक की तरफ भागेंगे नहीं। नए अगर आपके पास पूरा सिलेबस है, उसका पूरा मैटर है, तो नए मैटर की तरफ मत भागिए, जो आपके पास है उसी को कंठस्थ करिए। इसके अलावा आप अगर 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ सक्सेस के लिए काफ़ी है। उस 10 घंटे के अंदर आपका कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, 2 घंटे आप टेस्ट सीरीज, आपने को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब ले सकते हैं, आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर रखिए तो एक आधी क्लास आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 घंटे आप कम से कम प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर देखिए, उसमें आप ओल्ड प्रश्नों को देख सकते हैं। आप जिस टॉपिक्स को पढ़े थे जिस दिन उसी के, हाँ इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जिस टॉपिक को आप जिस टाइम पढ़ते हैं उसी टाइम ऑब्जेक्टिव को भी क्वेश्चनों को करें, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ते वक्त आपसे
माइंड में नहीं आई वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते वक्त आ जाएगी, ताकि वो टॉपिक आपका और अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के वक्त ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत से साथियों के क्वेश्चन थे ये सब कट ऑफ क्या रहेगी। अरे अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं है, ये RSSB है। ये फिक्स रटा रटाया सिलेबस नहीं है, उसमें चेंजेस भी है। इसमें बहुत से पार्ट हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम लेने का पैटर्न भी अलग है। तो आप कहीं पर भी पिछली कट ऑफ और इस कट ऑफ की तुलना न करें। पिछली बार 75% रही थी, 70% रही थी, इस भंवर जाल में न फंसें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ पे ध्यान दें और आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस पे ध्यान दें। पेपर देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। और व्यर्थ चर्चा से बचें, ये होगा वो होगा, पिछली बार इतनी सीटें थी अब की बार तो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, इन चक्करों में नहीं रहें। आप अगर बेहतर तैयारी करते हैं तो आपकी सीट आप सुनिश्चित कर सकते हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं, ये विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है। यानी आप अगर एक से अधिक पदों के लिए भी फॉर्म भरते हैं तो शायद मेरे को लगता है विस्तृत विज्ञप्ति के अंदर इस पे चर्चा होगी और सब्जेक्ट वाइज पेपर की संभावनाएं अब मेरे को लग रही है। जैसे 4 दिनों के टाइम टेबल, अब विस्तृत जैसी विज्ञप्ति आ गई तो आपको अगर कहीं पर भी चर्चा की जरूरत हुई तो हम नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ले आएंगे। लेकिन इससे लगता है भी आप 2 सब्जेक्ट से भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन तैयारी आप मुख्य रूप से एक सब्जेक्ट से करें, वही अच्छा है आपके लिए। एक साथी कह रहे हैं भी एडिशनल मान्य है कि नहीं, इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उसके अनुसार आपकी योग्यता होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है भी हम एडिशनल को मान्य इस बार नहीं करेंगे। हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, आप पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जो भी उसका फैसला होगा उसी अनुसार आप पे एक्शन लिया जाएगा। अगर वहाँ से मान्य होता है तो आपको पोस्टिंग दी जाएगी, नहीं तो संभावनाएं कम है। मिनिमम 40% मार्क्स, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछले RPSC के एग्ज़ाम, RSSB के एग्ज़ाम मैंने देखे हैं और जो उनका रिजल्ट रहा है वो मिनिमम 40% पे है। तो मैं ये नहीं कहता भी मेन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 40% पर टिकेगा, क्योंकि इसमें विस्तृत सिलेबस है। 40% से ज़्यादा सिलेबस वो है जो आपने पात्रता एग्जाम में दिया है, तो इतनी कट ऑफ कम रहने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन फिर भी पेपर का लेवल क्या होगा उस हिसाब से देख के आप सेफ जोन चुनते हुए पेपर को करें तो अच्छा होगा। हाँ, जो विशेष कैटेगरी हैं जैसे स्पेशल टीचर्स के जो पद हैं वो अभ्यर्थी जरूर 40% पर फोकस कर सकते हैं। अगर वो 40% ही पेपर को कर पाते हैं तो वहाँ पर रुक सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करें भी इतने पर ही कट ऑफ रुकेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या जैसे मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, तो 40% कट ऑफ रहने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए जितना जो आपकी तैयारी है वो अपने आप बता देगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी 6 महीने तक कर लेते हैं तो आप पेपर का लेवल भी बता सकते हैं, क्योंकि आपने 6 महीने उस चीज़ को दिया है और जिस प्रकार आपने दिया है उसी प्रकार दूसरे अभ्यर्थी ने दिया है। तो आपको अगर जो मुश्किल लग रहा है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है भी मैंने तो इसको देखा ही नहीं है, तो यकीन मानिए अगर आपने 6 महीने तैयारी करने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि ये प्रश्न मेरे से नहीं होगा, तो वो दूसरे से भी नहीं होगा। सिलेक्शन फिर उस मोड पे हो जाता है कि कौन उस क्वेश्चन को छोड़ देता है और कौन ज़्यादा रिस्क लेता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। आशा करता हूँ भी आपको इस वीडियो से आपकी तैयारी में को बेहतर करने में फ़ायदा मिलेगा। हाँ, सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक को किस प्रकार पढ़ना है, कहाँ से किस मैटर को सेलेक्ट करना है, कौन सा मैटर ऑथेंटिक है उस टॉपिक के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैं 2-4 वीडियो और डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप तैयारी को और बेहतर कर सकें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक
जय हिंद, जय भारत।